नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। मीरा अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर घर को लौट रही थी। आज मौसम भी बहुत सुहावना हो रखा था। आसमान में हल्के हल्के बादल थे और उस पर पक्षियों का मधुर गान। पर यह सब कुछ भी उसके मन को वह सुकून नहीं दे पा रहे थे जो वो पिछले शहर के घर में छोड़ आई थी। मीरा की इधर उधर दौड़ती सरसरी नज़रें थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पर ठहर गई। ओह, फिर वही बुढ़िया। ये बूढ़ी औरत क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती रहती है? मीरा की उदासी अब बेचैनी में तब्दील हो गई थी। मन में अजीब अजीब ख्याल पनपने लगे। इससे पहले भी मीरा उस बुढ़िया को कई बार अपने घर के आसपास देख चुकी थी। 2 महीने हो गए थे मीरा को पूना से गुड़गांव शिफ्ट हुए, मगर वो अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई थी। पति नीरज का बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तबादला हुआ था। वो तो आते ही अपने काम और ऑफिशियल टूर में व्यस्त हो गए। छोटी मीठी का तो पहली क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर बेटे पार्थ को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास के मिड सेशन में एडमिशन मिला। वो दोनों भी नई जगह में धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे थे, लेकिन मीरा उसकी स्थिति तो जड़ से उखाड़कर दूसरी ज़मीन पर रोपे गए पेड़ जैसी हो गई थी, जो अभी भी नई ज़मीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था पूना में। उसकी अच्छी जॉब थी। यहाँ ना आसपास कोई अच्छा डे केयर है और ना ही कोई भरोसे लायक मेड ही मिल रही है। उसका कैरियर तो चौपट ही समझो। और इतनी टेंशन के बीच ये विचित्र बुढ़िया कहीं छुपकर घर की टोह तो नहीं ले रही? वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते मीरा परेशान हो उठी। 2 दिन बाद उसके पति नीरज अपने टूर से वापस आए तो मीरा ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। नीरज को भी कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन सुबह मीरा ने टेरेस से देखा, वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उनके मेन गेट पर आया हुआ था। नीरज उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मीरा को लग रहा था उसने यह चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके नीरज घर के अंदर आ गए और वह बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? मीरा ने चिंतित स्वर में नीरज से पूछा। मीरा, मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो सुनकर तो तुम आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उनके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर अभिमन्यु से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी अभिमन्यु की अभागी माँ है। अभिमन्यु ने पहले धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया, बूढ़ी माँ शांति देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। छी छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। हाँ, याद आया, स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर शांति निवास लिखा था। वहीं एक राष्ट्रीय ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा ही इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा था इसे कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने? नहीं नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं। तुम्हें ना सही, उन्हें तो है। और अगर हमारी हाँ में उन्हें थोड़ी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा? ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। अनमने मन से ही सही, मगर मीरा ने हाँ कर दी। शांति देवी अंदर आ गई। क्षीण काया, तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने नीरज और मीरा को ढेरों आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर कर उस पराए घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियाँ, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद कर बैठी रही। बंद आंखें लगातार रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। चौथा अर्थी पर ही जाऊंगी। मगर उनका गला भर गया था कहते कहते। यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी बिताए हैं यहाँ अपनों के साथ। मगर अभिमन्यु के पिता के जाते ही आंखें पुनः भर आई। मीरा और नीरज निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर शांति देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी।
उनकी इस हालत को वो दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। मीरा शांति देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई और इशारे से नीरज को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। हो ना, हम इन्हें यहीं रख लें। अकेली हैं, बेसहारा हैं, इस घर में उनकी जान बसी है, यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाना पहनने को देंगे उन्हें। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं, कोई तनख्वाह नहीं देंगे, काम के लिए तो मेड भी है। बस ये घर पर रहेंगी तो घर के आदमी की तरह आने जाने वालों पर नज़र रख सकेंगी, बच्चों की देखभाल सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी, मुझे भी पीछे से घर की बच्चों के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएंगी? तो आगे की कहानी में जानिएगा कि क्या शांति देवी उनके प्रस्ताव को मानी या नहीं। आज की कहानी यहीं तक। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।